हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ, महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस और सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि उद्धव ठाकरे को हटा के मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई किए जा रहे हैं। यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, वो सही थे। उनकी पार्टी से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे और उनके 38 एमएलए को एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत दोषी माना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उस समय के जो गवर्नर थे महाराष्ट्र के, भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे से, संवैधानिक दायरे को लांघते हुए क्या किया, एकनाथ शिंदे को फेवर किया। क्यों ऐसा किया उस समय के गवर्नर ने कि उद्धव ठाकरे को यह कहा कि आप अपना बहुमत विधानसभा में प्रूव कीजिए, यानी कि आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव कीजिए। जबकि गवर्नर का ऐसा करना तब लाजमी माना जाता है जब कोई ऐसा मौका हो या किसी एमएलएज ने यह कंप्लेंट किया हो गवर्नर को कि वो उस समय के चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट नहीं करते। जबकि एकनाथ शिंदे और उनके 38 सहयोगी एमएलएज ने ऐसी कोई कंप्लेंट या ऐसी कोई चीज गवर्नर तक नहीं पहुंचाई थी। लेकिन फिर भी गवर्नर ने 29 जून 2022 को उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को यह कहा कि आप अपना ट्रस्ट वोट के जरिए बहुमत लेजिस्लेटिव असेंबली में, महाराष्ट्र की विधानसभा में प्रूव कीजिए। अब इसमें दिक्कत यह है कि गवर्नर को जो न्यूट्रल माना जाता है, गवर्नर ने अपना न्यूट्रल रोल ना निभाते हुए पार्टीसन रोल, यानी कि पक्षपात दिखाते हुए बीजेपी की सरकार बनाने में सहयोग दिया। और उस सरकार में एकनाथ शिंदे बने मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस बने, जो बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस हैं, वो बने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। तो गवर्नर के पार्टीशन रोल को भी सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो ये फैसला था कि रियल शिवसेना माना जाएगा एकनाथ शिंदे की फैक्शन को, एकनाथ शिंदे के उस ग्रुप को, जबकि शिवसेना के जो लीडर थे एक्चुअल उद्धव ठाकरे, उनको लीडर नहीं माना जाएगा। पार्टी जो है, पार्टी का सिंबल बो एंड एरो किसको दे दिया गया? एकनाथ शिंदे लेड फैक्शन को। अब इस पूरे दाव पेच में स्पीकर को गलत ठहराया गया। स्पीकर के ऊपर यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि स्पीकर को तुरंत इन एमएलएस को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था। लेकिन स्पीकर ने क्या गलती करी? स्पीकर ने वेट किया इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर का कि इलेक्शन कमीशन शिवसेना किसे मानता है। क्या इलेक्शन कमीशन शिवसेना उद्धव ठाकरे लेड फैक्शन को मानेगा, उद्धव ठाकरे लेड ग्रुप ऑफ एमएलएस को मानेगा, या क्या इलेक्शन कमीशन एकनाथ शिंदे के 38 एमएलएस को शिवसेना मानेगा? हालांकि पास्ट में अगर हम देखें, एंटी डिफेक्शन लॉ जो अमेंड किया गया 2003 में, उसके बाद बिल्कुल क्लियर है कि पार्टी में स्प्लिट का कोई प्रावधान नहीं है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी में कोई मतभेद है, वैचारिक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए जो अलग हो रहे हैं, 38 एमएलए जो एकनाथ शिंदे के सहयोगी हैं, उनका दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज होना जरूरी था। जबकि शिवसेना के केस में, एकनाथ शिंदे के केस में मर्जर नहीं हुआ, यानी कि पार्टी में स्प्लिट हुआ। कुछ ऐसा स्प्लिट हुआ कि उस समय के मुख्यमंत्री को हटा दिया गया और साथ में ये 39 एमएलए बीजेपी के सहयोग से अपनी सरकार बना लेते हैं। तो अगर इस चीज को आगे कैरी किया जाएगा, इसको एक एग्जाम्पल माना जाएगा, तो फिर हर पॉलिटिकल पार्टी में इसी तरह की दरारें देखी जाएंगी और स्प्लिट्स के चलते वही चीज दोबारा से होने लगेगी, आया राम गया राम फिनोमिना। तो अब यहां पे हो जाएगा आए राम और गए राम, यानी कि अगर सिर्फ स्प्लिट के चलते किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल, किसी पॉलिटिकल पार्टी की ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से हटते हुए उनके फैक्शन को पार्टी मान लिया जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एकनाथ शिंदे और उनके सहयोगी एमएलएज ने जो किया वो मर्जर या स्प्लिट नहीं, बल्कि उसे डिफेक्शन माना जाएगा, उसे दल बदलना माना जाएगा। तीसरी जो निशाना साधा है सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि स्पीकर को इनको इनकम्बेंट जो एमएलएस थे उनको तुरंत एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए था अपनी पार्टी से बगावत करने के लिए। अब हुआ यूं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से तो हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग के द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि 25 जून को जो एकनाथ शिंदे ने ये डिफेक्शन का मामला किया था, अपनी पार्टी से अलग हुए थे 38 एमएलए के साथ में, विधायकों के साथ में, उसके बाद 29 जून को गवर्नर ने जो गलती करी सो करी। गवर्नर ने क्या गलत किया? गवर्नर ने उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को यह कहा कि आप ट्रस्ट वोट के जरिए अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी प्रूव कीजिए, क्या आपके पास बहुमत है?
लेकिन ट्रस्ट वोट फेस करने की बजाय उद्धव ठाकरे ने खुद ब खुद रिजाइन कर दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल की इस जजमेंट में यह कहा है कि क्योंकि उद्धव ठाकरे ने खुद ही रिजाइन दिया था तो उनके रेजिग्नेशन को वापस नहीं लिया जा सकता, उनको दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि एकनाथ शिंदे गलत तरीके से मुख्यमंत्री बने थे, इन्होंने अपनी ही पार्टी से बगावत करी थी, तो इनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है और इनके सहयोगी 38 एमएलएस को डिस्क्वालिफिकेशन फेस करना होगा। राइट, तो गवर्नर को इसमें दोषी पाया गया, इलेक्शन कमीशन को गलत माना गया और साथ ही साथ स्पीकर को भी गलत माना गया। इलेक्शन कमीशन के बारे में यह कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने पार्टी की जो अंदरूनी कार्यवाही होती है उसमें इंटरफेयर किया है, इंटरनल मैटर्स में पॉलिटिकल पार्टी के जाके 2018 से रेट्रोस्पेक्टिवली शिवसेना का कॉन्स्टिट्यूशन जो है पॉलिटिकल पार्टी का, उसको इंटरप्रेट करने का काम रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं किया जा सकता इलेक्शन कमीशन के द्वारा। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब बैकडेट से। उद्धव ठाकरे को पार्टी का लीडर माना गया था, लेकिन उनको पार्टी का लीडर हटा के एकनाथ शिंदे को पार्टी का लीडर बना दिया इलेक्शन कमीशन ने, और यह कहा कि रियल शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, तो एकनाथ शिंदे डिस्क्वालिफिकेशन से बच गए। क्यों? क्योंकि स्पीकर ने एकनाथ शिंदे और इनके 38 एमएलए सहयोगी एमएलएस का डिस्क्वालिफिकेशन तब तक के लिए होल्ड पे डाल दिया जब तक इलेक्शन कमीशन अपना डिसीजन नहीं ले लेता। अब इलेक्शन कमीशन ने अपने नतीजे में, अपने डिसीजन में गलती करी। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि क्योंकि 2018 के शिवसेना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फेरबदल, जो चेंजेस करे गए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ फाइल नहीं करे, इलेक्शन कमीशन को उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो इसके तहत इलेक्शन कमीशन शिवसेना का लीडर उद्धव ठाकरे को नहीं मानता और शिवसेना का लीडर अब ये लोग चुनेंगे, जो अलग पार्टी हुई वो चुनेगी। गाइस, पहले भी एंटी डिफेक्शन लॉ में हम इस तरह की चीजें देखते हुए आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो हुआ, ऐसा पहली बार हुआ कि एक गुट को पार्टी मान लिया गया और पार्टी के लीडर को हटा के डिस्क्वालिफिकेशन का भोगी बना दिया गया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन, हालांकि देर आए दुरुस्त आए, सही दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे स्टे लगाया था जो स्पीकर ने डिसीजन अभी लिया था, कि स्पीकर ने यह कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन को तब तक होल्ड पे रखा जाएगा जब तक इलेक्शन कमीशन अपना डिसीजन ना दे दे, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट किया था। खैर, अब एंटी डिफेक्शन लॉ में और भी जो रिफॉर्म्स की जरूरत है, हम उसके बारे में ऐसे काफी सारे केसेस के थ्रू बात करते रहते हैं, जैसे कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ में जो एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, क्या उसका डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ तब तक रहेगा जब तक वो दोबारा से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके जीत ना जाए, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन तब तक होना चाहिए जब तक कि 5 साल, 3 साल या उस लेजिस्लेटिव असेंबली की टर्म पूरी ना हो जाए। ज़्यादातर एमएलएस क्या करते हैं, दल बदलते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से पैसा लेते हैं और दोबारा चुनाव लड़के फिर वापस आ जाते हैं। इस प्रक्रिया में एंटी डिफेक्शन लॉ का पूरा पर्पस डिफीट हो जा रहा है, तो इसको सुधार करने की ज़रूरत है। इट इज़ हाई टाइम कि एंटी डिफेक्शन लॉ को दोबारा से एक अमेंडमेंट के जरिए रिफाइन किया जाए कि अगर कोई एमएलए डिस्क्वालीफाई होता है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन कम से कम 5 साल, नहीं तो टिल द कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगा ही। तो ये था हमारा इस वीडियो में इस पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस को समझाने का तरीका कि कैसे ये एंटी डिफेक्शन लॉ में, अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 1985 में जो एंटी डिफेक्शन लॉ को अमेंड किया गया था 2003 में, तो उसमें यह कहा गया कि 2003 में स्प्लिट जैसी कोई बात नहीं है। या तो यह होता कि एकनाथ शिंदे लेड फैक्शन किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज हो जाती तो ये डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाते, लेकिन क्योंकि ये अलग होके शिवसेना का सिंबल चुरा ले रहे हैं तो इसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, इसको स्प्लिट नहीं माना जाएगा, इसको डिफेक्शन माना जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ स्प्लिट एज सच इन द रिफॉर्म्ड एंटी डिफेक्शन लॉ दैट वाज अमेंडेड वाया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 91st in 2003। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने स्प्लिट जैसा कोई प्रोविजन खत्म कर दिया था। सो दिस वाज ऑल। ऐसे ही और टॉपिक्स लेके मैं पॉलिटी के और जल्दी हाजिर होऊंगा। जो महाराष्ट्र, जो वेस्ट बंगाल में इशू चल रहा है, केरला स्टोरीज को मूवी का बैन जो किया गया है, उसके बारे में 2011 की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या कहती है, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। थैंक यू।